नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आदिकाल नामक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखें। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने संधिकाल भी कहा है, यानी रामकुमार जो वर्मा है आदिकाल को संधिकाल भी कहा है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, हिंदी साहित्य के आदिकाल का विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण, यानी हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है, आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को कहा है आरंभिक काल। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल को कहा है प्रारंभिक काल। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को कहा है सिद्ध सामंत काल। अगले कवि हैं महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा है बीजवपन काल। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को कहा है आधार काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा है आदिकाल। अगले कवि हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने आदिकाल को कहा है वीरकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहा है वीर गाथा काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को कहा है जयकाल। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है, यह मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की। अगला है इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस साहित्य की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति खंडों में विभक्त किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 693 ईस्वी से। अगला पॉइंट दिया है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाली। अगला पॉइंट देखते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। अगला पॉइंट दिया है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। अगला पॉइंट दिया है पंच पांडव रचित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। अब देखते हैं अगला पॉइंट, ढोला मारूरा दूहा है 11वीं शताब्दी में रचित लोकभाषा काव्य। अगला पॉइंट दिया है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया पतंजलि ने। अगला दिया है अपभट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अगला पॉइंट दिया है अभट्ट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया शब्द है शिक्षा। अगला पॉइंट दिया है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरहपा। अब देखते हैं अगला पॉइंट, सिद्ध परंपरा की योगिनियाँ हैं मढ़ भद्रपा या मढ़ भद्रा, लक्ष्मी करा, कनक कनक लापा तथा मेघ लापा। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा और सरहपा के अन्य नाम हैं सरहपाद, राहुल भद्र, सरोज वज्र। अब देखते हैं अगला पॉइंट, सरहपा यानी सरहपाद की
रचनाओं का संपादन किया है? राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं शालभद्र सूरी को। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं स्वयंभू को। सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि हैं सरहपा यानी सरापाद। अगला पॉइंट दिया है सरहपा यानी सरापाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला पॉइंट दिया है शाहजहां के प्रवर्तक हैं सरहपा यानी सरापाद। अगला पॉइंट दिया है पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा सरहपा से आरंभ हुई तथा नारोपा यानी निरोपा से पूरी हुई। अगला पॉइंट दिया है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को कहा है पुरानी हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को कहा है प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला पॉइंट दिया है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है सरहपा यानी सरापाद को। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे जाते हैं स्वयंभू। अगला पॉइंट है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। पौमचर्यु के रचनाकार हैं स्वयंभू। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है लिखा गया है पौमचर्यु में। अगला पॉइंट दिया है भविष्यत कहा या भविष्यत कथा यह लिखा गया है धनपाल द्वारा को माना जाता है लौकिक चरित काव्य। अगला पॉइंट दिया है अपभ्रंश का भवभूत माना जाता है पुष्पदंत या पुष्यदंत को। पुष्पदंत या पुष्यदंत की रचनाएं हैं महापुराण जयकुमार रयकुमार चर्यु यशोधर चरित जसहर चर्यु। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। अगला पॉइंट दिया है अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिक बारी इसको कहा जाता है खलिक बारी पहेलियाँ मुकरियाँ गजल दो सखने या दो सुखने। अगला पॉइंट है आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अगला पॉइंट दिया है अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया इस पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। अगला पॉइंट दिया है खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे। इस कथन को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है राउल वेल या राउर बेल यह लिखा गया है रोड़ा कवि द्वारा। शिलांकित कृत्य है जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कलचुर राजवंश के 7 नायिकाओं के नखशिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है राउल वेल या राउर बेल। अगला है कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्धोतन सूर्य। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर शर्मा। अगला पॉइंट है उक्त व्यक्ति प्रकरण है व्याकरण ग्रंथ। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल अपभ्रंश। अगला पॉइंट है चारण साहित्य कहते हैं रासो साहित्य को। अगला पॉइंट दिया है सिद्धों तथा नाथों की संख्या है
क्रमशः 84 तथा 9। सिद्ध 84 है, नाथ 9 है। अगला है, आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। अगला पॉइंट दिया है, रासो ग्रंथों की भाषा सामान्यता है, डिंगल पिंगल। अगला है, उपदेश रसायन के रचनाकार है, जिनदत्त सूर्य। हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया है, चारण काल। बीसलदेव रासो यह लिखा गया है नरपत नाल द्वारा, में प्रयोग किया गया है गेय शैली का। अगला पॉइंट है, बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी है राजमती। बीसलदेव रासो है प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य। अगला है, वह रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है, बीसलदेव रासो। अगला है, राजमती से रूठकर बीसलदेव चला जाता है उड़ीसा यानी उड़ीसा को। अगला पॉइंट दिया है, जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो को जाना जाता है आल या आलाखंड के नाम से भी। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि तथा महाकाव्य मानते हैं चंदबरदाई तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को। अगला पॉइंट दिया है, चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त थे संयुक्ता के प्रति। अगला पॉइंट दिया है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम है सोमेश्वर। आदिकालीन रचनाएं एवं रचनाकाल, रचना और रचनाकाल, बीसलदेव रासो, इसके रचनाकार हैं नरपत नाल। पृथ्वीराज रासो, इसके रचनाकार हैं चंदबरदाई। परमाल रासो, इसके रचनाकार हैं जगनिक। खुमार रासो, इसके रचनाकार हैं दलपति विजय। वर्ण रत्नाकर, इसके रचनाकार हैं ज्योतिषर ठाकुर। अगला है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया जो इंद्र यानी जो इंद्र ने। अगला पॉइंट दिया है, संदेश रासक, आलाखंड तथा जय मयंक जैसे चंद्रिका रचनाएं हैं वीर गाथा काल की। अगला दिया है, विद्यापति तथा उनकी रचना पदावली है आदिकालीन कवि तथा आदिकालीन रचना। अगला पॉइंट दिया है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। अगला पॉइंट दिया है, विद्यापति ने लगभग रचना की है 14 ग्रंथों की। अगला पॉइंट दिया है, विद्यापति के पदों की भाषा है मैथिली। दान वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा रचनाएं हैं विद्यापति की। विद्यापति की भाषा है मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत। अगला पॉइंट दिया है, विद्यापति की रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, कीर्त पताका। यह पॉइंट कई बार पूछा गया है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है पदावली रचना के कारण। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यानी विद्यापति यहाँ उत्सव रूप में है, यह कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। देसिल बैना सबजन मिठा उक्ति है विद्यापति की। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है विद्यापति। अगला पॉइंट दिया है, विद्यापति आश्रित कवि थे महाराज शिव सिंह, नरसिंह, कीर्त सिंह इत्यादि के। अगला पॉइंट दिया है, पंथी साधकों में शामिल है जलंधरी पाव, भरथरी तथा चुड़कर नाथ इत्यादि। नाथ पंथ के प्रणेता हैं आदिनाथ। अगला पॉइंट दिया है, नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ। अगला पॉइंट दिया है,
गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, हा का अर्थ है सूर्य, ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग। हठ योग का उपदेश दिया था गोरखनाथ ने। अगला पॉइंट है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या या संध्या भाषा। अगला पॉइंट दिया है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया इतिहासकार अबू सईद ने। अगला पॉइंट दिया है, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं वादराज। अगला पॉइंट है, निर्भय भीम व्याया योग के लेखक हैं रामचंद्र सूर्य। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक है भक्तिकाल। धन्यवाद।